हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज जो मैं आपको करा रहा हूँ उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज में इंडियन पॉलिटी में वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एंड तक लेक्चर देखना, आपको समझ में आएगा डीपीएसपी में किस लेवल के और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने डीपीएसपी पढ़ लिया हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट आप समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन किस तरह आएंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन एक देखिए, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने दोनों का मिक्सअप रखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं डीपीएसपी बोलूंगा, ठीक है। तो जो डीपीएसपी है ये एक चेक है, इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस। ओके, अब देखिए डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, बड़ा स्टेटमेंट आपको दे दिया कि बैंक कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक तरीके से चेक है। ये कोट कहा है, किसने कहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं हिंट देता हूं, जिस पर्सनैलिटी ने ये कहा है वो फॉर्मर मेंबर भी रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है, स्टैटिक है, याद कर लो अगर नहीं पता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज केटी शाह। तो केटी शाह जो थे वो फॉर्मर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका ये स्टेटमेंट था रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अब ये स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार देखो, आपने पॉलिटी की जो सीरीज है ना मेरी एप्लीकेशन, वो नहीं देखी होगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट किस तरह रिलेट कर रहा है वो भी आपको आना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो अभी तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको पॉलिटिकल लेक्चर्स देखना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए सेकंड में पूछने का तरीका क्या है। आप सबको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 डीपीएसपी से डील करता है, ये तो हमें बेसिक पता है। बट क्वेश्चन किस तरह आ रहा है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो आपको ऑप्शन देके पहचानना है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं, बट ऑप्शन देके तो पहचान सको कि यार डीपीएसपी में तो ये नहीं पढ़ा। तो क्या करते हैं क्वेश्चंस में, फंडामेंटल राइट्स को कुछ मिक्स कर देते हैं डीपीएसपी के साथ और पूछ लेते हैं कौन से नहीं है। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि आपको लगे यार मैंने पढ़ा तो है, ये कहाँ पढ़ा याद नहीं आए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ये डीपीएसपी है। बट ऑप्शन नंबर सी देखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल नंबर 17 के अंदर, ये डीपीएसपी थोड़ी ना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ए, बी और डी जो थे वो डीपीएसपी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए किस वे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हो ना कि डीपीएसपी के साथ वो फंडामेंटल राइट मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए एक दूसरा वे पूछने का, वो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। पहले यहाँ पर 3 वर्ड लिखे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से विच ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसको फुलफिल करते हैं। ऊपर के 3 जो लिखे हैं उनमें कौन फुलफिल करता है? आपको पहले पता होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या। याद रखिए, जैसे जो गरीब लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, जो एल्डर्स होते हैं, है ना, जिनके पैसे की कमी है, मतलब ऐसे उनके लिए सरकार सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाती है। ओके, तो उनके लिए जो प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको देखो एक चीज़ बता दूं, जो डीपीएसपी है ना, यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस मेंशन है, जिसको देख के गवर्नमेंट क्या करती है, लॉस बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेते हैं। डीपीएसपी एक तरीके से आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये तो डन है कि डीपीएसपी को ही देख के बनाया जाता है। तो 1 ऑप्शन देखो, इसमें डीपीएसपी है ही नहीं, इन तीनों में है, और डीपीएसपी से ही रिलेटेड याद रखिएगा चीजें बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज ओनली 3। फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओके, तो 2 कट कर दूं तो देखिए बी और सी बचता है। फंडामेंटल राइट, इसमें भी ऐसा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फंडामेंटल राइट को देख के नहीं बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 स्टेटमेंट, दैट इज डीपीएसपी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेंशन है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या होता है, मैंने बताया सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जहाँ पर हेल्थ के लिए, है ना, सपोर्ट दिया जाता है जो एज्ड पीपल हैं, ओके, जो विडोज हैं, है ना, इम्पेयर्ड पीपल हैं, उनके लिए एक तरीके सरकारी प्रोग्राम चलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला वे क्वेश्चन पूछने का क्या है, वो आपको क्या करेंगे, कुछ डीपीएसपी लिख देंगे, बगल में कुछ आर्टिकल्स लिख देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली पेयर करेक्ट मैच है। तो आपको देखो आर्टिकल्स याद होने चाहिए। कैसे कि जैसे लिखा इक्वल जस्टिस फॉर फ्री एंड लीगल एड, आर्टिकल 42। देखो 42 पे तो नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कौन से आर्टिकल, बट 42 में तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत मैच है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 43, ये भी रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी रॉन्गली मैच्ड है। ओके, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, आर्टिकल 39 सही है, याद रखिएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 में है, बट आर्टिकल 39 के किस पार्ट में है वो बताऊंगा, बट ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, डी इज करेक्टली मैच्ड। अब आप सोचोगे सर सारों का बता दीजिए, तो इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड जो है वो आर्टिकल नंबर 39A के अंदर है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो आर्टिकल 39 ब्रैकेट में डी। तो याद रखिए आर्टिकल 39D के अंदर है, तो 39 लिखा हुआ था, तो ऑफकोर्स 39 का ही ABCD करके पार्ट्स है, तो वहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमने करेक्ट माना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर पूछा गया पार्ट 4 जो है, जो आपका DPSP का है, उसमें पूछा गया कौन से DPSP जो है वो है, मतलब जो डायरेक्टिव क्या पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमंग द DPSP, मतलब इन 4 में से जो 4 पॉइंट है कौन से DPSP है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, यस इट इज अ DPSP। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस आर्टिकल नंबर 44 के अंदर, याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। स्मॉल फैमिली नॉर्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल फैमिली DPSP नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये भी नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 350A के अंदर दिया हुआ, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर नहीं है। ओके, तो 4th पॉइंट भी गलत है, तो करेक्ट आंसर 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 and 2। ओके, 3 और 4 जो है दैट इज नॉट द डायरेक्टिव्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया ना ये मदर टंग वाला आर्टिकल 350A के अंदर है, ठीक है, जो DPSP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्या पूछ लिया आपसे, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो मतलब एक ही बस बताना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अरे ये DPSP थोड़ी ना है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो तीनों फंडामेंटल राइट डाले कि नहीं, तो ऐसे ही करते हैं, फंडामेंटल राइट डाल देते हैं, उसके बाद DPSP मिक्स कर देते हैं, फिर पूछते हैं। तो यस यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44 के अंदर है, इट्स अ DPSP। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। और आगे देखो और आपको समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, अब देख ली पूछ लिया इनमें से कौन सा DPSP नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, अब इनमें से पूछा कौन सा DPSP नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, यस इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू वर्क, ये भी एक DPSP है। ओके, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ये भी एक DPSP है, बट राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं। RTI जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, राइट टू एजुकेशन, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपको पता होगा 2005 में एक्ट पास किया गया था, बट ये DPSP नहीं है। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में आते हैं। अब इनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा DPSP है जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड हुआ, मतलब बाद में DPSP बाद में भी ऐड हुए हैं, बिल्कुल। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो पहले से ही था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। काउ स्लॉटर, ये भी पहले से था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी पहले से था, बट फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, याद रखिएगा ये पहले से नहीं था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी है, इसको बाद में ऐड किया गया है। मैं आपको बता देता हूं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 का, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी के थ्रू फ्री लीगल एड ऐड किया गया था, और आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल A जो है वो ऐड किया गया था। तो याद रखना ये बाद में ऐड किया गया है। तो देखिए किस वे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है टॉपिक पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, पूछा गया है कि which of the following is empowered to make laws for economic and social planning, okay, for besides the infant and minors in India। तो ये इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, यार ये तो मैंने बताई हुई, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग। बताओ 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। किस लिस्ट के अंदर है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग? अगर आपको ये पता होगा तो आप आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, दोनों बनाएगी, या लोकल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग मैंने पढ़ाई हुई है, और ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। कंकरेंट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही, याद रखिएगा, बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10th, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इन द DPSP, है ना, मतलब DPSP में ये पॉइंट नहीं मेंशन है। देखते हैं किस पर साइलेंट है। प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, नहीं ये तो है बिल्कुल, टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, प्राइमरी एजुकेशन DPSP में है, मेंशन है। फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये भी DPSP में है। लिविंग वेज फॉर द वर्कर्स, ये भी DPSP में है, बट एडल्ट एजुकेशन नहीं।
एडल्ट एजुकेशन के बारे में बोला नहीं गया है डीपीएसपी में। ऑफ कोर्स ये बोला गया है कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बोला गया 0 to 6 ईयर्स में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की है, बट एडल्ट एजुकेशन में डीपीएसपी साइलेंट है। तो ये भी एक वे है क्वेश्चन पूछने का। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एडल्ट एजुकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, दो स्टेटमेंट है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, मतलब डीपीएसपी लिमिटेशंस लगाती है, ठीक है, किस चीज पर लिमिटेशन लगाती है? लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे। अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिख दिया, लेजिस्लेटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखिए जो डीपीएसपी है उसकी वजह से तो आप देखिए जो लेजिस्लेचर है वो लॉज बना सकती है, एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज वगैरह बना सकती है, तो डीपीएसपी को ही तो देख के बनाती है। तो क्या वो उसको लिमिटेशन देते हैं? नहीं भाई, वो तो बोलते हैं उल्टा। डीपीएसपी बोलता है कि लॉज बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, मेरे अंदर जो प्रिंसिपल गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, तो लिमिटेशंस नहीं है ये। तो याद रखिएगा ये तो प्रमोट करने की बात कर रही है, थोड़ी ना कह रहे हैं लॉ मत बनाओ और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पॉलिसीज मत बनाओ, दोनों लिमिटेशंस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉट टू, बिकॉज दोनों ही प्रमोट करने की बात करते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्शंस है, ये तो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ना कि लिमिटेशन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 12th में आते हैं। आप सोचोगे सर टोटल कितने क्वेश्चन है? 22 है यार, एंड तक चले जाओ, मजा आ जाएगा, पूरा डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये डीपीएसपी में है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अगर पढ़ा होगा तो देखो, अगर नहीं पढ़ा होता तो अब ये तो डीपीएसपी का ही टॉपिक चला है, तो डीपीएसपी ही आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 स्मॉल सी के अंदर बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, किसी एक के पास सारी वेल्थ नहीं होनी चाहिए। ये डीपीएसपी इस बात की प्रमोशन की बात करता है। गवर्नमेंट भी देखिए टैक्स स्लैब बनाता है ना कि ज्यादा आपकी इनकम है तो ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो सके, तो डीपीएसपी करेक्ट आंसर बी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन फ्रेम किए आते हैं, तो डीपीएसपी पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप वो मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो 39C जो है डीपीएसपी का वो बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये इस टाइम पर फेमस क्वेश्चंस बने हुए एग्जाम्स के कि करेक्टली मैच नहीं है। जैसे इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड 39A करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 ये भी करेक्टली मैच्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ये भी करेक्टली मैच्ड है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 48 नहीं, आर्टिकल 48 इससे मैच नहीं होता है। आर्टिकल 48 किससे मैच होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें करेक्ट आंसर डी है। आर्टिकल 48 जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है डीपीएसपी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे फर्स्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यस इट इज अ डीपीएसपी, बट आर्टिकल 48 के अंदर नहीं है। किस आर्टिकल के अंदर है? चलो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए किस आर्टिकल के अंदर है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं, आप बताइए किस आर्टिकल के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, कमेंट जरूर किया करो क्योंकि इससे आपको याद रहेंगी चीजें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत? किस डीपीएसपी में मेंशन है? ये सिंपल सा है, डीपीएसपी आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है, विच इज एन वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी में, वहां पर ये बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जो है वो कहां से लिया गया? सोर्स क्या है डीपीएसपी का? अब ये तो यार देखो तुरंत बताना चाहिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करो सही भी है। कनाडा है क्या? नहीं, कनाडा नहीं है। साउथ अफ्रीका है? साउथ अफ्रीका भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है? ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आयरलैंड। याद रखिएगा अभी बांग्लादेश और आयरलैंड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये भी पता होना चाहिए, ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। तो करेक्ट आंसर है दैट इज आयरलैंड। ओके, चलिए आयरिश से लिया गया है। नेक्स्ट है, which principle among the following was added to the DPSP by 42nd amendment? 42nd amendment से कौन सा डीपीएसपी ऐड किया गया था? अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा गया था। 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारे डीपीएसपी ऐड किए गए थे, याद रखिए 4 डीपीएसपी ऐड किए गए थे, ऐसा नहीं एक ही ऐड किया गया था। और जो एक मैंने प्रीवियस पूछी है ना वो यहाँ पर नहीं पूछा है। चलिए देखते हैं कौन सा ऐड किया गया था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, नहीं ये नहीं ऐड किया गया था। राइट टू वर्क, ये भी 42nd से नहीं ऐड किया गया था। लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्कर टू वर्कर्स, ये भी नहीं ऐड किया गया था। Yes, this one was added through 42nd Amendment Act 1976,
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आप पढ़िए आर्टिकल नंबर 43, ठीक है। 43 में पार्ट कौन सा है, दैट इज ए। 43A के अंदर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। मैंने ऐसे ही डिटेल में पूरा डीपीएसपी पढ़ाया हुआ है मेरे एप्लीकेशन में, वहाँ सारी चीज़ें सब बता रखी हैं। जो लेक्चर देख रखा होगा वो तो धड़ाधड़ आंसर दे रहे होंगे। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस है, बिल्कुल दे आर डिफर। ओके, अब पूछा गया किससे डिफर है। पहला स्टेटमेंट है जो फॉर्मर है डीपीएसपी है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, और जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। अरे ऐसा थोड़ी ना डिफरेंस है, ये क्या स्टेटमेंट, फर्जी स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड है जो डीपीएसपी है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि फंडामेंटल राइट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं, डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल, बिल्कुल सही है, डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। यस, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉलेट होते हैं आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर डीपीएसपी अगर वॉलेट होते तो आप कहीं नहीं जा सकते। याद रखिएगा, क्या आप बोल दो इसमें लिखा हुआ है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं कोर्ट जा रहा हूं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है, देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, बिल्कुल ये भी तो एक डीपीएसपी है। स्लॉटर ऑफ काउज एंड काल्स, बिल्कुल प्रोहिबिट करना चाहिए, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है, ये भी एक डीपीएसपी है। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ये भी एक डीपीएसपी है। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स, हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 16 ईयर्स वगैरह क्या लिख दिया है, ये तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है, डीपीएसपी तो छोड़ो, तो करेक्ट ये गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज नॉट योर डीपीएसपी, रिमेंबर। ठीक है, जरूर ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी एजुकेशन 0 to 6 ईयर्स के बीच में आपको प्राइमरी एजुकेशन एक तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए, बट 14 ईयर्स वगैरह ऐसा, 16 ईयर्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, 19th क्वेश्चन, इनमें से बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है ना, सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है। ठीक है, ये सिर्फ मिलता है डीपीएसपी में, ये सिर्फ मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये दोनों में मिलता है, ये दोनों में नन ऑफ द अबव। ओके, अब देखिए यहां पर बस ये बोला गया है ऐसे प्रोविजंस एनवायरमेंट के, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के, फॉरेस्ट के, ये प्रोविजंस डीपीएसपी में बिल्कुल है, डीपीएसपी में है, इवन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी, बोथ ए एंड बी है। चलिए मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं थोड़ा डिटेल में। आर्टिकल नंबर 48A दैट इज एट डीपीएसपी, यहां पर मेंशन है कि किस तरह आप प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट वगैरह मेंशन है, और इवन फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A जी, यार 51 कैपिटल ए स्मॉल जी के अंदर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको किस तरह नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें भी प्रोविजंस मेंशन है, तो दोनों में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए 20th क्वेश्चन, किस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। एक डीपीएसपी है जो फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, अब वो डीपीएसपी पता होना चाहिए। 380, 312, 60 और 51, चार ऑप्शन है आपको, तो याद रखिएगा आर्टिकल 51, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक डोंट नीड टू डिस्कस। ओके, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी में आर्टिकल 51 वो बात करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट 21 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना, क्या ये ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, ये आपने पढ़ा होगा। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सेकुलर स्टेट स्टैब्लिश करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है, बट रिलीजियस स्टेट स्टैब्लिश करना ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो सी जो है इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। याद रखिएगा डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51। ओके, चलिए अगला जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। क्लासिफाई किया गया है पढ़ने के लिए थोड़ा आसान तरीके से, सोशलिस्ट में किया गया है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, गांधीयन या ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, जब डीपीएसपी तो इजीली उनको 3 वे में पढ़ाया जाता है कि ये गांधीयन प्रिंसिपल हैं, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, तो बिल्कुल कन्वीनियंट स्टडी के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो यहां पर आपने देखोगे मैंने किस तरह डीपीएसपी से क्वेश्चन इतने सारे बना दिए जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आई होप आपको लेक्चर भी समझ में आया होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हैं मैं किस तरह हर टॉपिक वाइज यार हर सब्जेक्ट की कराऊंगा, चिंता मत करो, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर्स की, सब की कराऊंगा A to Z। याद रखना आपके कमिंग एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस करके चले गए, करंट अफेयर्स की मेरी सीरीज देख के चले गए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, प्लस
अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि हम आपको फ्री सीरीज प्रोवाइड करें। अगर आप कुछ 1 रुपये से लेकर 10 रुपये से लेकर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या आपकी वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, केपेबल हो तो कर सकते हो, ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो कर सकते हो। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है, अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो हमको। ओके, अब आपने देखिए कि भाई मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी। अब आप कह रहे होंगे सर नोट्स और मिल जाएं तो काम हो जाएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स क्लासेस में सारे प्रिंटेड दे रहे हैं। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स दे रहा हूं अपने, ठीक है। और ये नोट्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। मैं एग्जांपल पॉलिटी का दे रहा हूं, पॉलिटी की बुकलेट मिल सकती है आपको। आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, हैंड रिटन नोट्स, याद रखिएगा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने घर तक ऑर्डर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तुरंत ऑर्डर करिए। ओके, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप क्लासेस चाह रहे हो, प्रॉपर कोर्स चाह रहे हो, आप सोचो यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मेरी पॉलिटी के लेक्चर, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, ये सारे लेक्चर्स अगर आप करंट अफेयर्स के पेड कोर्स में देखोगे तो आपको और मजा आएगा। बहुत लीनियंट कॉस्ट में आपको अवेलेबल है। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहाँ से तैयारी करो, एग्जाम सीधा क्रैक होगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर। बाकी कोचिंग से आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलता, यहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा किस तरह प्रिपरेशन करनी है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, चीज़ें समझ में आएगी, एग्जाम क्रैक होगा। यूपीएससी से लेके कितने भी स्टेट सर्विसेज हो, सबके लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेरे कोर्सेज आपको लैपटॉप पे भी आप देख सकते हो, आप मोबाइल में भी देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोचिंग्स में जाते होगे आप लोग, टाइम वेस्ट होता होगा आपका बहुत ज़्यादा टाइम पे कम एजुकेशन मिलती होगी, कम टाइम पे ज़्यादा एजुकेशन, सीधी नो, याद है फालतू बातें नहीं, कोई बकवास बातें नहीं, सीधे टॉपिक टू टॉपिक बातें करता हूं मैं, ठीक है। यही आप मेरे कोर्सेज में भी देखोगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, ऐसे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हो जहां पर हम टाइम पास नहीं और सीधे इफेक्टिव स्टडीज़ पर फोकस करते हैं और आपका टाइम सेव करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन लेके आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना कमेंट कर सकते हो, आपके टॉपिक मेंशन कर सकते हो, है ना। एमसीक्यू सीरीज ऐसी चलती रहेगी। कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसके व्यूज़ ज़्यादा आ सके, जिससे कि हम और अच्छे इनिशिएटिव्स आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।